अच्छा, एक एक वेव होती है कई बार, उन वेव्स के अकॉर्डिंग सिटी चेंज होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो नादिर शाह आया तो उसने लूटपाट करी और पूरा दिल्ली चेंज हो गया, ज्योग्राफी चेंज हो गई। उसके बाद 1857 हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स की क्रुएल्टी हुई और दिल्ली चेंज हो गया। उसी तरीके से 1947 का जो पार्टीशन है उसने दिल्ली को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, और 1911 का जो कैपिटल चेंज है उसने भी किया। तो उस पार्टीशन की वजह से जो उस साइड से जो लोग आए थे उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, तो जगह नहीं थी तो गवर्नमेंट ने डीडीए स्टार्ट हुआ था 57 के आसपास में। तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि किसी ना किसी तरीके से इनको रिहेबिलिटेट करो। और मेहरचंद खन्ना आई थिंक उनका नाम था, वो मिनिस्टर भी हुआ करते थे उस वक्त। तो उन्होंने अलग अलग सेटलमेंट्स भी बनवाई, जैसे बीके दत्त कॉलोनी है, अमर कॉलोनी है, और अलग अलग जगह पे। तो उस 1947 पार्टीशन का और वहां से आए हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए इन गांव पे क्या इम्पैक्ट हुआ और दिल्ली की ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो क्या सीन है? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 47 कैसा होगा ये तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था, और कितनी बड़ी माइग्रेशन होगी ये भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो जो ये फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ, और हमारे जो लोग उस तरफ से, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके बाद आज जो दिल्ली कहते हैं यहाँ पे आए, उनकी संख्या जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उनसे डबल थी। उसने पूरा डेमोग्राफी दिल्ली को चैलेंज कर दिया। और हमारी, मतलब जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे, उनकी अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी थी कि जगह दी जाए। ये खेती की जगह शायद से आज देश को ज्यादा जरूरत थी कि जो आपके अपने लोग उस तरफ से आए हैं उनके लिए जगह दी जाए। और लोगों ने कभी बिना, और दिल्ली में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग हर बार कहते हैं कि यहाँ किसी ने इस पूरे चेंज को कभी अपोज नहीं किया। किसी ने यहाँ पे ऐसे सड़कों पे उतर के नहीं कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ के कोई नहीं बसेगा। सबने सबसे पहले कहा कि अच्छा जी हमारे लोग कहीं ऐसे आ रहे हैं, जरूरत है, देश में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्टीशन का इवेंट हुआ है। सब लोगों ने बिना अपोजिशन के लैंड्स दी गई, अमर कॉलोनी बसा, लाजपत नगर बसा, सीआर पार्क बसा। और ये जो बसावट है इसके दौरान, मतलब ये बड़ी सुंदर दिखती है, पर जो इंडिजिनस के नैरेटिव है कि इसमें इन लोगों की पूरी लैंड चली गई। मतलब अगर मैं इसको, इस पूरे इवेंट को बताऊं तो एक तरफ तो वो लोग थे हमारे भाई, मतलब हमारे पूर्वजों के भाई, जो जिनकी वहां लैंड गई, उसके पैरेलल यहाँ के लोगों को भी पूरी लैंड चली गई उस इवेंट को किसी तरीके से एसिमुलेट करने के लिए। तो हम देखेंगे चाहे वो सीआर पार्क हो, चाहे अमर कॉलोनी हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हो, चाहे मेहरचंद मार्केट की आप बात करेंगे या गफ्फार मार्केट की बात करेंगे, इस पूरी, चाहे फरीदाबाद की बात करेंगे, जो एनआईटी है फरीदाबाद का पूरा डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ कि वहां पे एक तरीके की इंडस्ट्री आए, जहां पे जो उस हार्डशिप में लोग आए उनका एक तरीके की इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद एक तरीके की इकॉनमी दी जाए। तो एक तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ के लोगों की लैंड चली गई। पर क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे एक बड़ा अच्छा सीरियल आया पहले, जिसमें आलोक नाथ जी एक्टर थे, जिसने पूरा डिस्कशन किया कि पार्टीशन का इफेक्ट क्या हुआ। और वो जो लोग थे, मतलब जो माइग्रेट करके आए थे, उनको स्टेक होल्डर माना गया इस माइग्रेशन का। पर इस तरफ का क्या इफेक्ट हुआ ये नैरेटिव में नहीं है। लैंड तो यहाँ के लोगों की भी गई उस पूरे प्रोसेस में। यहाँ की भी लेडीज जो शायद से रोज अपने खेत पे जा रही हो, या एक आदमी बोलता हूँ कि जी मेरी खेती की 10 बीघी खेती है, 50 बीघी खेती है, उसकी एकदम खेती जीरो हो गई, उसकी भी इकोनॉमी एकदम जीरो हो गई, उसकी सोशल और मतलब मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो लोग वहां से आए थे, जिसको आज वहां बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो बोलना पड़ेगा, लाहौर से आए थे या एडजॉइनिंग एरिया से आए थे, दीज वर वेरी एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। ये वो लोग थे जिनके जनरेशनल लोग वकील थे, जनरेशन से लोग जज थे, जनरेशन से लोग डॉक्टर थे, बड़े पढ़े लिखे अच्छे मजबूत लोग, पढ़ाई से भी वेल्दी पीपल। यहाँ का आदमी बिल्कुल एक किसान आदमी था, जिसके पास कोई और तरीका नहीं था जीवन जीने का। वहां के आदमी के पास हो सकता है कि 100 बीघा जमीन भी हो और उसकी अपनी दिन की 1000 रुपए की, मतलब उस वक्त के 1000 रुपए की वकालत भी हो। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ का आदमी सिर्फ किसान था, जो शायद से उस देश के किसी जगह का भी हो सकता था, पर फॉर्चुनेटली वो दिल्ली का किसान था, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली का किसान था। तो उसने दिल्ली का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एकदम बिल्कुल बदल दिया।
उन लोगों के लिए भी और यहाँ के लिए भी। हमारे प्रोजेक्ट का ये कहना है कि हमने हमेशा उस लेंस से माइग्रेट कर गए थे, उस लेंस से तो दिल्ली को देखा, पर उस पूरे प्रोसेस में जो यहाँ जमीनें गई, यहाँ इकोनॉमी गई, यहाँ लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस हुई, पूरी तरीके की पॉलिटिक्स बदल गई। मतलब उस माइग्रेशन से क्या हुआ, यहाँ की पंचायतें अबॉलिश करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उससे पहले समझिए कि शाहपुर जाट जहां हम बैठे हैं, ये एक रूरल जमीन थी, यहाँ पंचायत का रोल था। पर जैसे ही यहाँ पे खेलगांव बना, ये आर के पुरम बना, तो एमसीडी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये रूरल लैंड नहीं रहा, अब ये एक अर्बन जगह बन गई है। चाहे यहाँ पे एक छोटा सा गांव हो, पर प्रीडोमिनेंटली दिस इज अ अर्बन स्पेस नाउ। और मतलब जो आज नोएडा के साथ और गुड़गांव के साथ हो रहा है, जैसी कोई स्पेस रूरल से अर्बन बनता है, वहां पे पंचायत अबॉलिश करके म्युनिसिपैलिटी को एंटर करना पड़ता है। उस म्युनिसिपैलिटी को एंटर करने से क्या होता है कि वहां का पंचायत सिस्टम खत्म होता है, और वो पंचायत सिस्टम रातों मतलब महीने में 2 महीने में अबॉलिश हुआ, और उसने यहाँ की सोसाइटी को बिल्कुल एकदम, मुझे लगता है, छिन्न भिन्न कर दिया लोगों की। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ पंचायत सिस्टम ही पता है, लोगों को नहीं पता है कि अब अपनी वॉइस म्युनिसिपैलिटी में कैसे बतानी है। तो ये एक बड़ा दिल्ली के गाँव के लिए बड़ा ही हिस्टोरिक प्रोसेस रहा, जिसको आज भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। दिल्ली देहात मेरे लिए पर्सनली वहां से शुरू होता है कि मैंने जब फिल्में बनाई, किताब पढ़ना शुरू करा, एक तरीके की कॉन्शियसनेस जब मुझ में आई, मैंने एकेडमिक्स में, फिल्म्स में ढूंढना चाहा कि क्या कहीं दिल्ली देहात की गाँव की एक भी कहानी है, या किसी ने एक नॉवल लिखा है। तो मुझे लगा वो तो बिल्कुल ही गायब है। और उसका शायद से बड़ा रीजन ये रहा, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में जब आप इतना बड़ा राष्ट्र बना रहे हो 1947 1950 में, और उस नेशन बिल्डिंग में आपको कैपिटल तो चाहिए, और कैपिटल कौन दे रहा है? कैपिटल यहाँ के किसान दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं जी लो जमीन लो, पानी लो, खेती लो, मेरे पेड़ ले लो, जो भी मेरे पास है आप ले लो, पर अपना देश बनाओ। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि दिल्ली हाई कोर्ट, जब उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट आता है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और वकील आते हैं, उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, तो उसके लिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या फ्रेंड्स कॉलोनी बनता है। तो किसान विरोध करते हैं, किसान कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। तो जजेस और बड़े बड़े नेता के कहते हैं जी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ये तो जगह चाहिए। तो लोग कहते हैं ले लो, बिना, दिस इज, और वो लैंड एक्वायर्ड लैंड नहीं है, लोग अपनी विलिंगली जमीन दे रहे हैं कि आप आके बस जाओ जी। मतलब आपको देश बनाना है ना, हाई कोर्ट बनाना है। पर बड़ा सवाल ये है कि आज भी उस हाई कोर्ट में इन लोगों के लैंड एक्विजिशन के केस चल रहे हैं, चाहे वो रायसीना का केस हो 1911 का, चाहे वो मालचा का केस हो। अभी आपने कल परसों देखा अपोलो अस्पताल का बड़ा चर्चा हो रही थी कि अपोलो अस्पताल को 1 रुपए की लीज पे 100 साल की लीज पे लैंड दी भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार में, जो 3 रुपए गज एक्वायर करी है मदनपुर, सैदाबाद, जसोला आसपास के गांव से। और क्या बोल के एक्वायर करी थी ये लैंड कि आप लोगों के लिए इलाज कुछ मुफ्त हो जाएगा, भैया आप तो आसपास के गाँव के लोग हो। ऐसी आज तक कोई पॉलिसी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं दी गाँव वालों को। ये कहा गया कि 40% गरीब लोगों का इलाज होगा, वो भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, चाहे वो कोर्ट के नाम पे हुआ हो, चाहे वो अस्पताल के नाम पे हो। अगर जो गगन भाई ने कहा उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक जो वेव की आपने बात करी जो माइग्रेंट्स है, तो मैं इसको 3 फेजेस में देखता हूँ। एक 1911-12 में जो इंटेलेक्चुअल्स आए जब यहाँ पे दिल्ली में कैपिटल बना, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तब वहाँ से लोग आए, जब पाकिस्तान की तरफ से लोग आए, बंगाल की तरफ से भी कुछ लोग आए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि जब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा 70s 80s के आसपास एक वो तीसरी वेव भी आई। तो ये जो वेव थी, ये इन तीनों वेव्स का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था, वो था सडननेस का। रातों रात आपको पता चला कि कैपिटल बन रहा है, रातों रात देश आज़ाद हो गया, और रातों रात आपकी ज़मीनें एक्वायर हो गई। आपको किसानी के अलावा कुछ नहीं आता था, रातों रात आपको बोल दिया कि अब आपका काम किसानी नहीं है, अब आप कुछ और अपना धंधा शुरू करिए। तो ये चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही सीवियर रहा। तो ये सीवियर इम्पैक्ट के कॉजेज़ क्या रहे और इम्पैक्ट्स क्या रहे? कॉजेज़ तो जैसे कि मैंने बताए, और इम्पैक्ट्स ये रहे कि काफ़ी लोग जो गाँव में थे वो अल्कोहलिज्म की तरफ गए। इससे जो है अर्बननेस के साथ साथ गाँव वाले चेंज नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं रूरल वाले माइंड फ्रेम में रहे। जैसे कि शाहपुर में वो जो हम बुजुर्ग का बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी जॉब कोई इन्हें देगा नहीं और छोटी जॉब ये करना नहीं चाहते। तो वो बीच में कहीं हम फंसे हुए हैं, अभी उसको बदलने की जरूरत है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप दोनों ने बात कही।
एक तो चीज है कि पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद वहां से लोग आए और उन्होंने आके आपके यहाँ के इंडिजिनियस जो लोग हैं उनकी जो जमीनें उनको मिली, या फिर उन्होंने यहाँ पे तरक्की की। दूसरा फिर एमसीडी आया, जिसकी वजह से आपका जो पंचायत सिस्टम था वो एबोलिश हुआ और आप अर्बन उसका पार्ट हो गए। और तीसरा क्या बताया था मैं, तीसरा तो भूल ही गया, एक चीज और भी ऐड ऑन करी थी आपने। तो इसमें कि भाई जो जैसे आप बोल रहे हो कि भाई ये लोग आए और उसके जो अल्कोहलिज्म और ये सारा, एक ये वाइडर पर्सपेक्टिव है, एक कॉमन कॉन्शियसनेस है ये हम सब की। पर इस कॉमन कॉन्शियसनेस को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, तो मैं उस दिन भी भाई को कह रहा था कि वो लोग जो आए थे, जब भी माइग्रेशन होता है तो उसके एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है। वो जो लोग आए थे वो लुट पिट के आए थे, और जो लोग लुट पिट के आए हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो आए, उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी, मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा आज कर लिया कि आप उनके बराबर आने की भी सोच नहीं सकते। और ये उनको उनका एप्रिसिएशन है, उनका दिमाग है, उनकी एजुकेशन है, और उन्हें धंधा करना आता है। ठीक है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम ये नहीं कह सकते, मतलब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरा, और ये मैं फ्रस्ट्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी चीज, कि भाई वो लोग आए, उन्होंने ये कर दिया और हम उसकी वजह से रहे। दूसरी चीज कि भाई आपकी जमीनें ली गई और लोगों को दी गई। जब आपकी जमीन एक्वायर हुई तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत कम पैसे में वो एक्वायर हुई थी, पर आप ये देखें कि बीके दत्त कॉलोनी, अमर कॉलोनी और जितने भी गांव रिहेबिलिटेशन में बने थे, वो रूरल लोगों की जमीनें ना होकर सरकार की जमीनें थी, जहाँ पे उनके लिए सेटलमेंट्स बनाए गए थे। तीसरी बात, माइंडसेट और सोशल चेंज क्या हुआ। आपको लगा कि हम आड़े हैं चौधरी, ये आड़ा आ गए, ये मारेंगे, ये जूत है, आराम न होगी आड़ा 15वीं पीढ़ी, तो आप इसकी वजह से अल्कोहलिज्म, दैट्स ए कंप्लीट नॉनसेंस आर्गुमेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जैसे थे वैसे ही हो। ठीक है, आपने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज नहीं किया। ये एक हार्श रियलिटी है, और इस हार्श रियलिटी आप मेरे को अपोज कर सकते हैं इस पे। हार्श रियलिटी इसलिए भी है कि आज जितने भी गांव हैं जिनके पास थोड़े थोड़े घर हैं, उन गांव में, उन घरों में रेंट पे चढ़ा के वो जो लोग पैसा कमाते हैं, जो बच्चे, उसके बाद आप उनसे पूछिए कितने लोगों की प्रायोरिटी एजुकेशन है। आप उनमें से ये पूछिए कि उनके पास, यहाँ दिल्ली में रह रहे थे तो बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज थी, मॉडर्न स्कूल था, सब कुछ थे, कितने बच्चे मॉडर्न स्कूल या हायर एजुकेशन सोसाइटीज में जाते हैं। ठीक है, चौथी बात यह है कि जब भी हम माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, 70s 80s की आपने बात करी कि हरियाणा राजस्थान से इस साइड से लोग आने लगे और वो रहने लगे, तो जब भी गांव का आदमी दिल्ली में रहने के लिए आता है तो वो वहां रहने के लिए आता है जो उसकी आउटस्कर्ट्स होती है। तो वो रहे पालम में, वो रहे गुड़गांव के किसी गांव में, उनको दिल्ली के लुटियंस जोन से आज भी डर लगता है। वो उस चीज को आज भी उसने कॉन्फिडेंस से नहीं रह सकते। वो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हो कि वो वहां जाके रह लें। पर अगर आप देखें तो लोधी रोड जो था वो बाउंड्री हुआ करती थी पहले, और ये जो आपका सारा एक्वायर हुआ और ये सारा का सारा, तो उन बाउंड्रीज के ऊपर आप रह रहे हो। और जो आपसे पहले जो लोग आए 47 में, वो बाउंड्रीज को उन्होंने कॉन्कर किया, कॉन्कर करके आपसे ज्यादा पैसे कमाए, वेल्थ कमाए, इज्जत कमाए, और इंटेलेक्चुअली वो बने। आपके पास दिक्कत ये थी कि आप सोशली चेंज नहीं होना चाहते, और आप एजुकेशन को प्यार नहीं करते होंगे मोहब्बत, पर ये है कि आप अल्टीमेटली, हमारा माइंडसेट तो यही कि हमारी पढ़ाई लिखाई का इवेंचुअल पर्पस है पैसे कमाना। तो जब पैसे हमारे पास वैसे ही आ रहे हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या लेना देना। अब ठीक है, फिर चिल करो।